वाह, ये बहुत अच्छा है कि आप इन चीज़ों को हिंदी में भी बहुत ही सरल तरीके से और गहराई से समझना चाहते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूं वैसे ही समझिए। हम हर एक बात को इतनी सरलता से समझेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। भारतीय क्रांतिकारियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। 1. मित्र मेला, मित्रा मेला और अभिनव भारत, अभिनव भारत। सबसे पहले हम विनायक दामोदर सावरकर और उनके समूह के बारे में बात करते हैं। एक जमाने में 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला, मित्रा मेला। मित्र मेला का मतलब होता है दोस्तों का जमावड़ा या फ्रेंड्स गैदरिंग। ये शुरुआत में एक ऐसा समूह था जहां दोस्त मिलते थे और देश को आज़ाद कराने की बातें करते थे। कुछ सालों बाद 1904 में सावरकर जी को लगा कि अब और ज्यादा गंभीरता से काम करना होगा और ये काम छुपकर करना होगा ताकि अंग्रेजों को पता न चले। इसलिए उन्होंने मित्र मेला को बदलकर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, गुप्त संगठन बना दिया जिसका नाम रखा गया अभिनव भारत, अभिनव भारत, अभिनव भारत। इसका मतलब था नया भारत, न्यू इंडिया। यह सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही जगह नहीं रही। महाराष्ट्र में शुरू होने के बाद इसकी ब्रांचेस, शाखाएं भारत के दूसरे राज्यों में भी खोली गईं। ये राज्य थे मध्य प्रदेश और कर्नाटका। इससे पता चलता है कि आज़ादी के लिए उनकी ये क्रांतिकारी सोच पूरे देश में फैल रही थी। 2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये एक अलग संगठन था जिसे केशव बलिराम हेडगेवार ने बनाया था। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें डॉक्टर हेडगेवार भी कहते हैं, ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे सब लोग RSS कहते हैं। इस संगठन का मकसद देश और समाज की सेवा करना और सबको साथ लेकर चलना था। इसका मुख्य ऑफिस या कहें तो हेडक्वार्टर, मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। 3. बाघा जतिन और अनुशीलन समिति। अब हम बंगाल के एक बहुत बहादुर रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जो 1879 से 1915 तक जीवित रहे, एक बहुत ही वीर बंगाली क्रांतिकारी, बंगाली रेवोल्यूशनरी थे। वह स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष की बातों और विचारों को बहुत मानते थे और उनसे बहुत प्रेरित थे। उनके जीवन का मकसद ही आज़ादी था। वो कई रेवोल्यूशनरी कमिटीज, क्रांतिकारी समितियों के एक बहुत एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य थे। कुछ प्रमुख नाम हैं युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। चूंकि वो बहुत बहादुर थे और उन्होंने एक बार अकेले ही एक बाघ, टाइगर से लड़ाई की थी, इसलिए लोग उन्हें प्यार से बाघा जतिन कहकर पुकारते थे। बाघा का मतलब होता है बाघ या टाइगर। अनुशीलन समिति का मतलब होता है अभ्यास या अनुशासन का समूह, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ग्रुप। यह सबसे पहले 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद इसकी पहली ब्रांच शाखा कलकत्ता में मार्च महीने में सतीश चंद्र बसु द्वारा, और दूसरी ब्रांच उसी साल 1902 में प्रमथनाथ मित्रा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी यही बाघा जतिन है, और बरिंद्रनाथ घोषे ने मिलकर खोली। एक और बहुत बड़ी अनुशीलन समिति अक्टूबर 1906 में ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, में पुलिन बिहारी दास द्वारा खोली गई थी। एक जरूरी बात नोट, कलकत्ता अनुशीलन समिति के लिए हेमचंद्र कानूंगो असिस्टेंट सहायक और बॉम्ब एक्सपर्ट, बम बनाने वाले विशेषज्ञ थे। यानी वो बम बनाने का काम जानते थे, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी था। युगांतर एक वीकली पेपर, साप्ताहिक अखबार था जो 1906 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ था। ये अखबार क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। 4. व्यायाम मंडल और चापेकर ब्रदर्स। यह कहानी पूना के 3 बहादुर भाइयों की है जिन्होंने अंग्रेजों को डरा दिया था। व्यायाम मंडल का मतलब होता है कसरत या शारीरिक अभ्यास का समूह, फिजिकल एक्सरसाइज ग्रुप। इसे 1896 to 97 में पूना माइनस अब पुणे में चापेकर ब्रदर्स ने शुरू किया था। ये 3 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर।
नाम से लगता था कि यह सिर्फ कसरत का क्लब है, पर इसे क्लियर पॉलिटिकल इंटेंशंस, स्पष्ट राजनीतिक इरादों के साथ बनाया गया था। मतलब ये भाई कसरत इसलिए करते थे ताकि वे आज़ादी की लड़ाई के लिए मजबूत बन सकें। एक बड़ी घटना जून 1897 में हुई। चापेकर भाइयों ने पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट को मार डाला। प्लेग एक भयानक बीमारी थी और रैंड ने प्लेग को रोकने के नाम पर लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिससे चापेकर भाई बहुत गुस्से में थे। इस क्राइम अपराध के लिए दामोदर हरी चापेकर को पकड़कर हैंग्ड फांसी दी गई। उन्हें द्रविड़ ब्रदर्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पकड़ा गया था, यानी द्रविड़ भाइयों ने अंग्रेजों को इनके बारे में बता दिया था। अंग्रेजों को शक था कि इस हत्या में बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक और पूना के कुछ अन्य बड़े लोग ब्राह्मण्स भी शामिल थे। अंग्रेजों ने उन पर चार्ज आरोप भी लगाया, लेकिन वे इसे प्रूव सिद्ध करने के लिए कोई एविडेंस सबूत नहीं जुटा पाए। 5. लोकमान्य तिलक लोगों द्वारा सम्मानित नेता। तिलक जी की बहादुरी और सम्मान की कहानी। जुलाई 1897 में हत्या का सबूत न मिलने पर भी अंग्रेजों ने तिलक जी को एक दूसरे क्राइम अपराध के लिए पकड़ लिया। यह अपराध था सेडिशन, राजद्रोह। सेडिशन का मतलब होता है सरकार के खिलाफ कुछ लिखना या बोलना। इसके लिए उन्होंने आईपीसी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A का इस्तेमाल किया और तिलक जी को 18 मंथ्स 18 महीने की सजा दी गई। जेल जाने के इस काम ने तिलक जी को पूरे देश का नेता बना दिया। अब वो सिर्फ पूना या महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि ऑल इंडिया लीडर, अखिल भारतीय नेता बन गए। लोगों ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। लोकमान्य का मतलब होता है लोगों द्वारा सम्मानित, रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। 6. अनंत लक्ष्मण। यह वाक्य थोड़ा अधूरा था। इन दिसंबर 1909 अनंत लक्ष्मण। अपडेटेड फैक्ट, नई जानकारी। यह बात अनंत लक्ष्मण कन्हेरे की हो रही है। यह एक युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी। इस तरह आपने हर एक वाक्य को बहुत गहराई से समझ लिया है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स इन बहादुर क्रांतिकारियों के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन क्रांतिकारियों की कहानियों से जुड़ा कोई और किस्सा या कोई और नया ऐतिहासिक तथ्य हिंदी में समझाऊं? हाँ, जरूर। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत, अवधारणाएं एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी दौर, रेवोल्यूशनरी फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यह कहानी उन बहादुर नौजवानों की है जो मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के लिए हमें हथियारों, वेपन्स और बल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1. पहला धमाका और बलिदान, द फर्स्ट बॉम्ब एंड सैक्रिफाइस, 1908। सबसे पहले बात करते हैं 30 अप्रैल 1908 की। दो बहुत ही युवा क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड बहुत क्रूअल था और भारतीयों को सख्त सजा देता था। उन्होंने जिस गाड़ी पर बॉम्ब फेंका, दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली से उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उस गाड़ी में मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी थीं।
मिस्टर कैनेडी एक ब्रिटिश वकील थे जो राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के समर्थक सिंपथाइजर थे, यानी भारत की आज़ादी का समर्थन करते थे। यह एक भीषण गलती, टेरेबल मिस्टेक थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जिसे आत्महत्या, सुसाइड कहते हैं। वहीं खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी हैंग्ड दे दी गई। वे भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बने। 2. अलीपुर षड्यंत्र केस और गवाह की हत्या, द अलीपुर कंस्पिरेसी केस एंड मर्डर ऑफ द विटनेस, 1908। उसी साल 1908 में कलकत्ता के पास अलीपुर में पुलिस को एक गुप्त जगह मिली जहां अवैध हथियार, इलीगल वेपन्स और बम बनाने का सामान रखा था। इसे अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कंस्पिरेसी केस कहते हैं। इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष समेत 39 लोग पकड़े गए। इनमें से 17 लोगों को सजा मिली, लेकिन अरविंद घोष को एक महान भारतीय वकील चित्तरंजन दास ने अपनी पूरी मेहनत एफर्ट से बचा लिया और वे जेल से रिलीज्ड हो गए। इस केस में नरेंद्र गोसाई नाम के एक क्रांतिकारी ने डरकर पुलिस का साथ दिया और वो सरकारी गवाह, गवर्नमेंट विटनेस बन गया। इससे बाकी क्रांतिकारियों को सजा हो सकती थी। इसलिए जेल प्रिजन के अंदर ही कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने नरेंद्र गोसाई को गोली मारकर मार डाला। इस काम के लिए कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस दोनों को भी फांसी की सजा दी गई। 3. नासिक के मैजिस्ट्रेट की हत्या और सावरकर की सजा, द मर्डर ऑफ जैक्सन एंड सावरकर सेंटेंस, 1909। दिसंबर 1909 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हीरे नाम के एक युवा ने गोली मारकर हत्या कर दी। कान्हेरे कारवे ग्रुप के सदस्य थे। इस हत्या के जुर्म में कान्हेरे कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को फांसी की सजा दी गई। इस पूरे षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के पीछे एक बहुत बड़े नेता वीडी सावरकर का हाथ माना गया। इसीलिए सावरकर को लंदन में गिरफ्तार अरेस्टेड किया गया और नासिक लाया गया। उन्हें इस नासिक कॉन्स्पिरेसी के लिए आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 4. बर्रा डकैती, द बारा रॉबरी, 1908। क्रांतिकारियों को अपने काम के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए 1908 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में एक समूह ने पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल के बारा में डकैती रॉबरी डाली। यह पैसा वे हथियार खरीदने और अपने आंदोलन को चलाने में इस्तेमाल करते थे। 5. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का जन्म, द बर्थ ऑफ HRA, 1924। पहले की घटनाओं के बाद क्रांतिकारी आंदोलन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को फिर से शुरू करने के लिए अक्टूबर 1924 में कानपुर में युवा नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें एक नया संगठन बनाया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA। इसके संस्थापक सदस्य फाउंडिंग मेंबर्स थे सचिंद्र सन्याल जो प्रेसिडेंट बने, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। 6. काकोरी ट्रेन एक्शन और बलिदान, द काकोरी ट्रेन एक्शन एंड सैक्रिफाइसेस, 1925-1927। HRA को भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए 9 अगस्त 1925 को उन्होंने एक बहुत बड़ा डकैती का काम किया। उन्होंने काकोरी नाम की जगह के पास 8 डाउन सहारनपुर माइनस लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोका और उसमें रखे सरकारी खजाने, गवर्नमेंट ट्रेजर को लूट लिया। इसे काकोरी केस कहते हैं। इस घटना के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 मुख्य नेताओं को फांसी की सजा मिली, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, रोशन लाल। आपकी टेक्स्ट में रोशन लाल है पर सही नाम रोशन सिंह है। राजेंद्र लाहिड़ी। इन सभी में से केवल चंद्रशेखर आजाद ही पुलिस से बच निकलने में एस्केप्ड कामयाब रहे। 7. अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का साहस, अशफाकुल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल्स करेज। अशफाकुल्ला खान वो पहले FIRST रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें भारत की आज़ादी की लड़ाई में फांसी दी गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को सिर्फ 27 साल की उम्र में फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उनकी शहादत मार्टरडम हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है।
रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी से 2 दिन पहले जब जेल अधिकारियों ने उन्हें पीने के लिए दूध मिल्क दिया तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं सिर्फ अपनी मां का दूध पीऊंगा। इसका मतलब था कि वो भारत माता मदर इंडिया के प्रति अपने कर्तव्य ड्यूटी के लिए मर रहे हैं और वो अपनी मातृभूमि मदरलैंड को छोड़कर किसी और से कोई दया, सिंपैथी या आराम, कंफर्ट नहीं लेंगे। यह उनका अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज था। ये सभी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि आज़ादी कितनी कीमती, प्रेशियस है और इसे पाने के लिए कितने बहादुर लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर, सैक्रिफाइस्ड कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एचआरए का नाम कब और क्यों बदला गया और चंद्रशेखर आजाद का अंत कैसे हुआ? नमस्ते, मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं और मैं आपको ये सारी कहानी बहुत ही सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हों। हम एक एक शब्द को बहुत विस्तार से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट, विचार एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। भाग 1, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जन्म और बदलाव, फाउंडेशन एंड चेंज। ये कहानी शुरू होती है एक महान क्रांतिकारी संगठन से जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। ओरिजिनल टेक्स्ट: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA was founded at Feroz Shah Kotla, New Delhi in 1928 by Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev and others। सरल हिंदी में यह संगठन 1928 में न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की पुरानी इमारत में शुरू हुआ था। इसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और उनके जैसे कुछ और वीरों ने मिलकर बनाया था। गहराई से समझें, पहले इस समूह का नाम केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA था। भगत सिंह ने कहा कि सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं है, देश में सोशलिज्म, समाजवाद भी होना चाहिए। सोशलिज्म, समाजवाद का मतलब क्या है? जैसे आप क्लास में हों और आपके दोस्त के पास बहुत सारी टॉफियां हों और आपके पास एक भी नहीं। समाजवाद कहता है कि सबके पास बराबर होनी चाहिए ताकि कोई भूखा न रहे। ये वीर चाहते थे कि आज़ाद भारत में अमीरी गरीबी का बहुत ज़्यादा अंतर न हो, सबको बराबर मौका मिले। रिपब्लिकन, गणतंत्र का मतलब है कि देश को चलाने वाला कोई राजा या रानी या ब्रिटिश सरकार नहीं होगी, बल्कि देश की जनता ही अपना नेता चुनेगी। सेंट्रल असेंबली में बॉम्बिंग इन सेंट्रल असेंबली। Original text: 2 members of this organization, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, on the 8th of April 1929 threw bomb at Central Assembly. After this incident, 18 members of Hindustan Socialist Republican Association were arrested and charged with cases in Lahore conspiracy. सरल हिंदी में 8 अप्रैल 1929 को इस संगठन के 2 बहादुर साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली माइस, जो आज की हमारी संसद भवन जैसी थी, में बम फेंका। गहराई से समझें, मकसद क्या था? बम फेंकना उनका मेन टारगेट, मुख्य लक्ष्य नहीं था। वे ब्रिटिश सरकार को ये जताना चाहते थे कि भारतीय युवा जाग चुके हैं। वे ऐसे रूल्स, नियम बना रहे थे जो मजदूरों को अधिकार नहीं देते थे। उदाहरण: कल्पना कीजिए, कोई टीचर आपको बार बार आवाज दे रहा है और आप हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे हैं। टीचर को अपनी बात सुनाने के लिए मेज पर जोर से हाथ मारना पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। द साउंड हैज टू बी वेरी लाउड टू मेक द डेफ हियर। उन्होंने बम फेंका जो जानबूझकर हार्मलेस, हानि रहित बनाया गया था, और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, माइनस क्रांति अमर रहे। इसके बाद वे भागे नहीं, वहीं खड़े होकर गिरफ्तार हो गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस ने HSRA के 18 सदस्यों को पकड़ा और उन पर लाहौर कंस्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस नाम का मुकदमा चलाया।
ये सिर्फ बम फेंकने का केस नहीं था, बल्कि एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मारने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वॉर युद्ध छेड़ने का बड़ा आरोप था। बलिदान, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। ओरिजिनल टेक्स्ट: Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged and secretly cremated on the bank of river Sutlej at Firozpur on the 23rd of March 1931. सरल हिंदी में, इस लाहौर कंस्पिरेसी केस के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को हैंग फांसी दे दी गई। गहराई से समझें। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर लोगों को पता चला कि फांसी दी जा रही है तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन होगा, इसलिए उन्होंने फांसी की तारीख एक दिन पहले कर दी और चुपके से रात के अंधेरे में उनके शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे क्रीमेट जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानी थी, जिसे देश आज भी शहीद दिवस के रूप में याद करता है। भाग 2, चटगांव शस्त्रागार लूट, द चिटागोंग आर्मरी रेड। मास्टर डास प्लान। यह कहानी बंगाल की है, जहां एक महान टीचर शिक्षक ने रेवोल्यूशन, क्रांति का नेतृत्व किया। ओरिजिनल टेक्स्ट: Chattagong Armory raid was an attempt to raid the armory of the police and auxiliary forces at Chattagong in Bengal. It was organized by Surya Sen, who was also famous by the name of Master Da. The Indian Republican Army IRA was established by Surya Sen in Bengal, Tarankan. सरल हिंदी में चट्टागांव आर्मरी रेड, चट्टागांव शस्त्रागार लूट का मतलब था चट्टागांव में ब्रिटिश पुलिस के आर्मरी शस्त्रागार यानी हथियार रखने की जगह पर हमला करके बंदूकें और गोलियां लूटना। गहराई से समझें। इस हमले को सूर्य सेन ने आयोजित किया था। वह पेशे से एक स्कूल टीचर शिक्षक थे, इसीलिए लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा यानी शिक्षक भाई कहकर बुलाते थे। मास्टर दा ने अपने क्रांतिकारियों का एक दल बनाया जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उनका सपना था कि वे हथियार छीनकर ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू करें। हमला और संघर्ष, द रेड एंड द स्ट्रगल। ओरिजिनल टेक्स्ट: Dot and ka link, on the 18th of April 1930, the plan was executed by the members of IRA, namely Ganesh Ghosh, Loknath, Nirmal Sen, Ambika Chakraborty, Naresh Roy, Kalpana Dutt, Anand Gupta, Tegrabal, etc., including Surya. Senator struggle took place on the 22nd of April 1930 between government forces and IRA, in which 80 soldiers and 12 revolutionaries were killed. सरल हिंदी में 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस प्लान योजना को अंजाम दिया। इन साथियों में गणेश घोष, लोकेनाथ, कल्पना दत्त और कई बहादुर मेंबर सदस्य शामिल थे। गहराई से समझे। सबसे पहले उन्होंने कम्युनिकेशन लाइंस, संचार की तारें काट दी, जैसे फोन के तार काट दिए, ताकि ब्रिटिश पुलिस कहीं मदद के लिए फोन न कर सके। फिर उन्होंने आर्मरी पर कब्जा कर लिया और भारत का झंडा फहरा दिया। कुछ देर के लिए उन्होंने चटगांव को आज़ाद घोषित कर दिया था। 22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने उन्हें पास की जलालाबाद पहाड़ियां में घेर लिया। वहां गवर्नमेंट फोर्सेस, सरकारी सेना और IRA के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस लड़ाई में लगभग 80 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए और IRA के 12 ब्रेव रेवोल्यूशनरीज, बहादुर क्रांतिकारी शहीद हुए। यह बताता है कि हमारे क्रांतिकारियों में कितना जबरदस्त साहस था। गिरफ्तारी और फांसी, अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन। Original text: On the 16th of February 1933, Surya Sen was arrested and faced legal proceedings and ultimately hanged on the 1st of January 1934. सरल हिंदी में 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को किसी धोखेबाज की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही चली। गहराई से समझें। वह इतने बड़े लीडर नेता थे कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत इंतजार किया। उन्हें पकड़ने के बाद बहुत टॉर्चर, यातना दी गई। फाइनल डेट करेक्शन, अंतिम तारीख सुधार, उन्हें 1 जनवरी 1934 को नहीं बल्कि 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। उनकी फांसी के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनका शरीर परिवार को नहीं दिया, बल्कि चुपके से एक पिंजरे में डालकर समंदर में फेंक दिया था। मास्टर दा और भगत सिंह जैसे वीरों का सैक्रिफाइस, बलिदान ही था जिसने हमारे देश को आज़ादी की रोशनी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स, विचार पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। क्या आप अब इन घटनाओं से जुड़ी कोई और कहानी या तथ्य जानना चाहेंगे?
वाह, आपने भारतीय इतिहास के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को समझा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। एक भी बात नहीं छूटेगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर, सरल हिंदी में व्याख्या। सबसे पहले हम जतीन्द्र नाथ दास, जतिन दास की कहानी से शुरू करते हैं। जतीन दास एक बहुत ही बहादुर नौजवान थे। उन्होंने पहले 1921 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जिसका मतलब है असहयोग आंदोलन। इसमें भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देने से मना कर देते थे, जैसे ब्रिटिश स्कूल छोड़ देना। पर जतीन दास को लगा कि ये रास्ता बहुत धीमा है, इसलिए वो दूसरे तरीके में शामिल हो गए, जिसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रास्ता कहते हैं, यानी हथियार और बमों से लड़ना। क्रांतिकारी जतीन दास और 63 दिनों की भूख हड़ताल। जतीन दास ने भगत सिंह और उनके दोस्तों के लिए बॉम्ब मेकिंग, बम बनाना का काम किया। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था। इसी वजह से 14 जून 1929 को अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और लाहौर कंस्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस नाम के एक बड़े लीगल केस, कानूनी मामले में जेल में डाल दिया। जेल में जतीन दास ने देखा कि भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदियों के साथ अंग्रेज कैदियों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने और उनके साथियों ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी, यानी खाना खाने से मना कर दिया। उनकी मांग थी जेल रिफॉर्म्स, जेल सुधार। आप कल्पना कीजिए, 63 दिनों तक। ये कितना बड़ा बलिदान था। इसी लंबी हड़ताल के कारण सितंबर 13, 1929 को जतीन दास की मौत हो गई। उनकी ये शहादत पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। बहादुर छात्राएं और गवर्नर को गोली। अब हम उन इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय लड़कियों की बात करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती दी। 1. शांति घोष और सुनीति चौधरी। ये दोनों सिर्फ स्कूल की छात्राएं थीं। दिसंबर 1931 में ये दोनों कॉमिल में ब्रिटिश कलेक्टर के ऑफिस कार्यालय में गईं। कलेक्टर बहुत बड़ा ब्रिटिश अधिकारी होता था। ये दोनों लड़कियां, जिन्होंने पिटीशन, याचिका देने का बहाना किया, अचानक पिस्तौल निकाली और चार्ल्स जॉफरी बकलन स्टीवंस नाम के कलेक्टर को मार डाला। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत। 2. बीना दास 1932 में बीना दास एक कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह यानी डिग्री मिलने का कार्यक्रम में गईं। वहां गवर्नर ऑफ बंगाल स्टैनली जैक्सन, बंगाल का गवर्नर, बैठा था। गवर्नर उस राज्य में अंग्रेजों का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होता था। बीना दास ने पॉइंट ब्लैंक बहुत करीब से गवर्नर को 5 शॉट्स 5 गोलियां मारी। गवर्नर घायल हो गया, पर बचा लिया गया। बीना दास का यह पब्लिक एक्ट, सार्वजनिक कार्य, पूरे देश को यह बताने के लिए था कि भारतीय युवा अब डरने वाले नहीं हैं। भगत सिंह का क्रांतिकारी विचार, भगत सिंह्स फिलॉसफी। भगत सिंह सिर्फ लड़ाई करने वाले नहीं थे, वो एक बहुत बड़े थिंकर, विचारक भी थे। उनका कहना था, Criticism and independent thinking are two indispensable qualities of a revolutionary. सबसे सरल अर्थ, एक सच्चा रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी बनने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं: आलोचना, क्रिटिसिज्म, और आजाद सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आलोचना, क्रिटिसिज्म, इसका मतलब है हर बात पर सवाल उठाना, आंख बंद करके किसी भी पुरानी बात या नेता की बात नहीं मानना। भगत सिंह ने कहा कि मर्सिलेस क्रिटिसिज्म, बेरहम आलोचना होनी चाहिए ताकि हम सच्चाई को ढूंढ सकें। एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर कोई आपसे कहे कि एक पुरानी परंपरा अच्छी है, तो आपको सवाल पूछना चाहिए, क्यों? क्या यह सच में सही है? आजाद सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसका मतलब है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद से सोचना और चीजों को समझना, किसी दूसरे के कहे पर विश्वास न करना। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। भगत सिंह मानते थे कि पहले हमें सोच को बदलना होगा, तभी हम देश को बदल पाएंगे। अरबिंदो घोष और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता। अब 2 महान नेताओं के अलग अलग विचारों को समझते हैं। 1. अरबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष और पैसिव रेजिस्टेंस। औरोबिंदो घोष ने पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया। यह तरीका गांधी जी के रास्ते से पहले आया था। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब था अंग्रेजों का बिना हथियार उठाए विरोध करना, जैसे उनकी नौकरी छोड़ देना, उनकी चीजें न खरीदना, बॉयकॉट। उन्होंने ये थियोरी, सिद्धांत, अपनी जर्नल पत्रिका, जिसका नाम वंदे मातरम था, में लेखों की एक सीरीज, श्रृंखला के रूप में दी थी। 2. सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस नेताजी बहुत तेज एक्शन, कार्यवाही चाहते थे। उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत धीरे चल रही है।
गांधी जी से डिसएग्रीमेंट असहमति होने के कारण उन्होंने अप्रैल 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद से रिजाइन इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 3 मई 1939 को उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड आगे नाम रखने का मतलब था अब हमें तेजी से आगे बढ़ना है और तुरंत आज़ादी हासिल करनी है। ये पार्टी उन सभी लोगों को एक साथ लाना चाहती थी जो इमीडिएट इंडिपेंडेंस तत्काल स्वतंत्रता चाहते थे। हाँ जरूर, मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूँ, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट सिद्धांत एकदम स्पष्ट हो जाएं। अभिनव भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अभिनव भारत। 1. मुख्य प्रश्न और उत्तर, मेन क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले आपके मूल पाठ में एक सवाल पूछा गया है, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। यह अभिनव भारत नाम का सीक्रेट सोसाइटी यानी गुप्त संगठन किस क्रांतिकारी ने बनाया था? इसका सही जवाब है वी.डी. सावरकर ऑन वी.डी. सावरकर। आपके पाठ में भी यही आंसर बी उत्तर ख दिया गया है। ये सवाल इतना जरूरी है कि ये बड़े बड़े सरकारी एग्जाम्स परीक्षाओं जैसे यूपी लोअर सब प्री 2002 और IAS प्री 1999 में भी पूछा गया है। इसका मतलब है कि ये फैक्ट तथ्य आपको हमेशा याद रखना है। 2. शुरुआत, मित्र मेला, द बिगिनिंग मित्रा मेला। देखिए, वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है, ने ये संगठन एक ही बार में नहीं बना दिया था। शुरुआत में जब वो छोटे थे और नासिक जो महाराष्ट्र में है में पढ़ते थे, तब उन्होंने एक छोटी सी संस्था बनाई थी जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला का मतलब होता है दोस्तों का समूह। यह ऑर्गेनाइजेशन संगठन लगभग 1899 में शुरू हुआ था। यह संस्था तब सिर्फ देशभक्ति के गीत गाने और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक करने का काम करती थी। यह एक लोकल ग्रुप, स्थानीय समूह था। उदाहरण, एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझिए कि आप और आपके दोस्त मिलकर एक छोटा सा क्लब बनाते हैं जहां आप तय करते हैं कि अब से आप अपनी कॉलोनी को साफ रखेंगे। यह शुरुआती काम मित्र मेला जैसा था। 3. अभिनव भारत गुप्त क्रांति, अभिनव भारत सीक्रेट रेवोल्यूशन। समय के साथ सावरकर को लगा कि सिर्फ बातें करने या गाने गाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। हमें लड़ना होगा, पर यह लड़ाई गुप्त रूप से होनी चाहिए ताकि अंग्रेजों को पता न चले। इसलिए 1904 में उन्होंने अपने मित्र मेला को एक नए, बड़े और अधिक सीरियस, गंभीर सीक्रेट सोसाइटी में बदल दिया। इसका नया नाम रखा गया अभिनव भारत, जिसका मतलब होता है न्यू इंडिया, नया भारत। यह एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन बन गया जिसने भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। ये सब काम भी नासिक में ही हुआ। उदाहरण, एग्जाम्पल, उसी क्लब को अब आपने बदलकर एक ऐसा समूह बना दिया है जो रात के अंधेरे में जाकर कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ पर्चे, पोस्टर्स बांटता है और गुप्त रूप से कैमरे लगाता है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। ये बदलाव अभिनव भारत जैसा था। 4. सावरकर की किताब सावरकर्स बुक। आपके पाठ में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है। सावरकर्स व्यूज वर पब्लिश्ड इन हिज बुक एंटाइटल्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सावरकर के विचार उनकी किताब, जिसका शीर्षक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, में छपे थे। इस किताब का पूरा नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये किताब 1909 में छपी थी। इस किताब ने इतिहास की समझ को ही बदल दिया। अंग्रेज 1857 के विद्रोह को केवल सिर्फ सैनिकों का म्यूटिनी विद्रोह कहते थे, लेकिन सावरकर ने अपनी इस किताब में उसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई
यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। यह किताब इतनी शक्तिशाली थी कि अंग्रेजों ने इसे तुरंत बैंड प्रतिबंधित कर दिया था। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आपको बस 3 बातें याद रखनी हैं। 1. वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी बनाया। 2. ये पहले मित्रा मेला नाम से जाना जाता था। 3. उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्या अब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं? वाह, आप तो हर बार और भी गहराई से सीखने की इच्छा दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अभिनव भारत सोसाइटी की पूरी कहानी एकदम सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अभिनव भारत सोसाइटी की कहानी, द स्टोरी ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। 1. सवाल और जरूरी जवाब, द क्वेश्चन एंड एसेंशियल आंसर। सबसे पहले आपके पाठ में एक सवाल पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। यह रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत सोसाइटी किसने शुरू की? इसका सीधा जवाब है ऑन बी, विनायक दामोदर सावरकर। आपके पाठ में भी यही उत्तर ऑफ एनएस ए बी माइन होल दिया गया है। ये सवाल इतना जरूरी है कि ये बड़ी एग्जाम यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था, यानी यह फैक्ट, तथ्य हमेशा याद रखना है। बाकी नेता जैसे भगत सिंह या बारेंद्र कुमार घोष भी बहुत बहादुर थे, पर उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नहीं बनाई थी। 2. संस्था का मतलब और संस्थापक, मीनिंग एंड फाउंडर्स। आपके पाठ में बताया गया है, अभिनव भारत सोसाइटी was a secret society founded by Vinayak Damodar Savarkar and his brother Ganesh Damodar Savarkar. अभिनव भारत का मतलब होता है न्यू इंडिया, नया भारत। यह एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संस्था थी। सीक्रेट, गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई। ये लोग छिपकर काम करते थे, क्योंकि अगर अंग्रेजों को पता चलता कि वे आज़ादी के लिए लड़ने की योजना बना रहे हैं तो वे तुरंत गिरफ्तार कर लेते। इसके मुख्य फाउंडर, संस्थापक 2 भाई थे, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें बाबूराव भी कहते थे। उदाहरण, एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझिए कि आप और आपका बड़ा भाई मिलकर अपने माता पिता के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाते हैं। आप ये सारा काम छिपकर करते हैं ताकि उन्हें पता न चले। ये छिपकर काम करना ही सीक्रेट सोसाइटी जैसा था। 3. इतिहास, एक क्लब से क्रांति तक, हिस्ट्री फ्रॉम अ क्लब टू अ रेवोल्यूशन। अभिनव भारत सोसाइटी एक ही दिन में नहीं बन गई थी। इसके एवोल्यूशन, विकास को समझना जरूरी है। शुरुआत 1899। सबसे पहले सावरकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा क्लब बनाया था, जिसका नाम था मित्र मेला। यह क्लब महाराष्ट्र के नासिक शहर में था। ये बस लोगों में देशभक्ति जगाता था। बदलाव 1904 में सावरकर ने महसूस किया कि अब सिर्फ दोस्ती और बातें करने से काम नहीं चलेगा, अब हमें लड़ने के लिए तैयार होना होगा। इसलिए उन्होंने मित्र मेला को एक पावरफुल, शक्तिशाली और रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी संस्था में बदल दिया, जिसका नाम रखा अभिनव भारत सोसाइटी। मकसद, गोल, इस संस्था का मेन गोल, मुख्य लक्ष्य था ट्रेनिंग लेना, हथियार जमा करना और अंग्रेजों को डराकर भगाना। 4. सावरकर का बड़ा योगदान, सावरकर्स बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। आपकी पिछली चर्चा में एक बहुत जरूरी फैक्ट, तथ्य आया था जो आपको याद रखना चाहिए। सावरकर ने एक बहुत ही फेमस बुक, मशहूर किताब लिखी थी, जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। इस किताब में उन्होंने कहा था कि 1857 में जो सिर्फ सिपाही विद्रोह हुआ था, वो असल में आज़ादी की पहली लड़ाई थी। उनकी यह किताब बहुत इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली थी और इसने भारत के लाखों युवाओं को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस तरह वीडी सावरकर ने न सिर्फ एक सोसाइटी अभिनव भारत बनाई, बल्कि अपनी किताबों से लोगों के थॉट्स, विचारों को भी बदल दिया।
क्या अब अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। लंदन और अभिनव भारत सोसाइटी के इस कनेक्शन संबंध को समझने के लिए मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सिद्धांत एकदम पक्के हो जाएं। अभिनव भारत सोसाइटी लंदन का अध्याय, चैप्टर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी इन लंदन। 1. सवाल का सही जवाब, द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। सबसे पहले आपका सवाल है कि हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्थापित की? इसका सही उत्तर है ऑन ए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। आपके टेक्स्ट पाठ में भी यही आंसर ऑफ ए दिया गया है। यह सवाल इतना जरूरी है कि यह 66th बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 जैसी बड़ी एग्जाम परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए यह फैक्ट तथ्य आपको अच्छे से याद रखना है। 2. लंदन क्यों? वाई लंदन? देखिए, सावरकर ने यह सोसाइटी सबसे पहले 1904 में भारत के नासिक में अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर बनाई थी। 1906 में वीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वह ब्रिटिश सरकार के दिल में यानी उनकी राजधानी में पहुंच गए। उदाहरण एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर अपने स्कूल की टीम को हराने की योजना बना रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने घर पर नहीं रुकते बल्कि दुश्मन की टीम के इलाके में जाकर भी अपने दोस्तों को अपनी योजना में शामिल करते हैं। सावरकर ने भी लंदन जाकर वहां पढ़ने वाले सभी देशभक्त भारतीय स्टूडेंट्स छात्रों को जोड़ा और अपने ऑर्गेनाइजेशन संगठन अभिनव भारत का काम वहां शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने 1906 में लंदन में अभिनव भारत के नेटवर्क को फैलाया और ऑर्गेनाइज संगठित किया, इसलिए उन्हें ही फाउंडर संस्थापक माना जाता है। 3. अन्य जरूरी लोग, अदर इंपॉर्टेंट पीपल। लंदन में सावरकर अकेले नहीं थे बल्कि एक और बहुत जरूरी पेट्रियट देशभक्त थे, श्यामजी कृष्णा वर्मा। ऑप्शन बी, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस नाम का एक हॉस्टल बनाया था जहां सावरकर जैसे कई भारतीय स्टूडेंट्स रुकते थे। यह इंडिया हाउस ही लंदन में क्रांतिकारियों का मुख्य सेंटर एवं केंद्र बन गया था। पर ध्यान रहे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया था, लेकिन अभिनव भारत सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और लीड नेतृत्व सावरकर ने किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन, वीडी सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी के ओरिजिनल फाउंडर, मूल संस्थापक थे। 1906 में लंदन जाकर उन्होंने इस सोसाइटी को वहां सक्रिय किया और उसका इंटरनेशनल नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया। यही कारण है कि लंदन के संदर्भ में भी सही उत्तर विनायक दामोदर सावरकर ही हैं। हाँ, जरूर। यह सवाल वीडी सावरकर के पूरे जीवन का सारांश है। मैं आपको चारों फैक्ट्स, तथ्यों को सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। वीडी सावरकर के 4 जरूरी तथ्य, 4 एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट वीडी सावरकर। 1. संस्था की शुरुआत, फाउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट कथन है, ही फाउंडेड अभिनव भारत -ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अभिनव भारत नामक एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संस्था बनाई। सरल व्याख्या, सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बनाई। ये एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संस्था थी। क्रांतिकारी का मतलब होता है जो लोग ब्रिटिश सरकार से लड़कर ताकत से आजादी पाना चाहते थे। उदाहरण, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसका मिशन होता है अपने गांव को साफ करना। अभिनव भारत का मिशन था भारत को आजाद कराना। 2. जीवनी से प्रेरणा, इंस्पिरेशन फ्रॉम अ बायोग्राफी। दूसरा स्टेटमेंट है, इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मजीनी। भारतीय देशभक्तों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मजीनी की बायोग्राफी, जीवनी लिखी। सरल व्याख्या, सावरकर ने जुसेप्पे मजीनी, जो इटली के एक महान नेता थे, की लाइफ स्टोरी, जीवन कहानी लिखी। मजीनी ने अपने देश इटली को आजाद कराने के लिए भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थीं। मकसद, सावरकर चाहते थे कि भारत के युवा मजीनी की बहादुरी और मेथड्स तरीकों से सीखें। जब आप किसी सुपर हीरो की कहानी पढ़ते हैं तो आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। बस यही इंस्पिरेशन, प्रेरणा सावरकर देना चाहते थे। 3. इतिहास की नई किताब, अ न्यू हिस्ट्री बुक। तीसरा स्टेटमेंट है,
He also authored The Indian War of Independence, 1857, which provides a nationalist view of the revolt of 1857. उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखी, जो 1857 के विद्रोह को नेशनलिस्ट व्यू, राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण से देखती है। सरल व्याख्या: सावरकर ने 1857 के विद्रोह के बारे में एक किताब लिखी। अंग्रेज इसे सिर्फ सैनिकों का एक म्यूटिनी, विद्रोह मानते थे, पर सावरकर ने अपनी किताब में कहा कि ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत की फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की पहली लड़ाई थी। प्रभाव: यह किताब इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने इसे बैंड प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि ये भारतीयों में जोश भर देती थी। 4. समुद्र में छलांग, द लीप इनटू द सी। चौथा स्टेटमेंट है IV. He jumped into the sea from the sailing ship in order to escape British captivity. उन्होंने ब्रिटिश कैद से भागने के लिए चलते जहाज से समुद्र में छलांग लगा दी थी। सरल व्याख्या: 1910 में जब सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया जा रहा था, तो उनका जहाज फ्रांस के मार्सेले पोर्ट बंदरगाह पर रुका। सावरकर ने वहीं एक छोटे से छेद, पोर्ट होल से निकलकर समुद्र में छलांग लगा दी और भागने की कोशिश की। मार्सेल लीप: ये घटना इतिहास में मार्सेल लीप, मार्सेले की छलांग के नाम से बहुत मशहूर है। हालांकि वो भाग नहीं पाए और दोबारा पकड़े गए, पर उनकी ये बहादुरी पूरी दुनिया में फैल गई। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन: चूंकि सावरकर के बारे में ये चारों फैक्ट्स तथ्य एकदम सही हैं, इसलिए आपका उत्तर आंस A, I, IE एंड IV एकदम सही है। आपने VD सावरकर के बारे में सब कुछ सीख लिया है। ये रहा आपका विस्तृत स्पष्टीकरण, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी में, जो सरल भाषा, सिंपलेस्ट लैंग्वेज और उदाहरणों एग्जाम्पल्स के साथ आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर कर देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का विस्तृत परिचय। नमस्ते। चलो अब हम इस जानकारी को हिंदी में और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं, जैसे मैं आपका बड़ा भाई हूं और आपको इतिहास की एक जरूरी कहानी सुना रहा हूं। आई सवाल और उसका जवाब। यह सवाल एक MPPCS प्री 2013 परीक्षा से लिया गया था। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट है। सवाल क्वेश्चन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की फाउंडेशन स्थापना किस साल डॉक्टर हेजवार ने की थी? जवाब आंसर: सही साल है 1925। यह डेट सबसे जरूरी है। अगर कोई पूछे कि RSS कब बना, तो तुरंत बोलिए 1925। 2. स्थापना के 3 सबसे जरूरी फैक्ट्स। RSS की शुरुआत को हमेशा 3 बातों से याद रखिए। 1. संस्थापक, फाउंडर। नाम है डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ये पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा काम देश की सेवा करना था। इन्होंने फाउंडेशन डाली क्योंकि वे चाहते थे कि भारत का हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समाज एकजुट, यूनाइटेड, मजबूत और अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बने। 2 तारीख और त्योहार, डेट एंड फेस्टिवल। एग्जैक्ट डेट है 27 सितंबर 1925। यह डेट ऐसे ही नहीं चुनी गई थी। उस दिन विजयादशमी या दशहरा का त्योहार था। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। डॉक्टर हेजवार चाहते थे कि उनका संगठन भी इसी तरह स्ट्रेंथ, शक्ति और जीत का संदेश लेकर शुरू हो। 3. जगह, लोकेशन और हेडक्वार्टर्स। RSS की शुरुआत नागपुर शहर में हुई थी, जो महाराष्ट्र राज्य में है। आज भी RSS का हेडक्वार्टर्स, मुख्य कार्यालय या हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। इसे रेशिमबाग कहते हैं। ये उनका केंद्रीय कंट्रोल सेंटर है। 3. नाम का गहरा मतलब, डीप मीनिंग ऑफ द नेम। RSS का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस नाम में ही उनका पूरा मिशन छिपा है। राष्ट्रीय नेशनल, इसका मतलब है राष्ट्र का या देश का। RSS सिर्फ एक शहर या गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे नेशन, राष्ट्र के लिए काम करता है। स्वयंसेवक वॉलंटियर, यह शब्द 2 चीजों से बना है। स्वयं मतलब खुद या अपनी मर्जी से। सेवक मतलब सेवा करने वाला। तो स्वयंसेवक का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो अपनी मर्जी से, बिना पैसे लिए सेवा करता है। एग्जाम्पल, जैसे आप बिना किसी को बताए अपनी मम्मी की मदद करते हैं, वो भी एक तरह की वॉलंटरी सर्विस है। सांग-अबॉन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है संगठन या ग्रुप। पूरा नाम का मतलब, फुल मीनिंग, देश के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स, स्वयंसेवकों का एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। IV. RSS का काम और मकसद, पर्पस एंड वर्क। RSS का मकसद, गोल क्या है?
ये सिर्फ नाम या तारीख जानना काफी नहीं है, इसका काम समझना जरूरी है। पहला मकसद, ट्रेनिंग देना, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। आरएसएस रोजाना शाखा लगाता है। शाखा एक मैदान या पार्क में लगने वाली एक छोटी सी मीटिंग होती है जो लगभग 1 घंटे की होती है। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में पीटी पीरियड होता है वैसे ही यहां रोजाना फिजिकल एक्सरसाइजेस, शारीरिक व्यायाम और योग सिखाया जाता है ताकि लोग स्वस्थ और मजबूत रहें। डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाया जाता है ताकि सब एक दूसरे का सम्मान करें और टीम में काम करना सीखें। गोल, ऐसे नागरिक तैयार करना जो शारीरिक रूप से फिट हों और नेशनल कल्चर, राष्ट्रीय संस्कृति को जानते हों। दूसरा मकसद, एकजुट करना, टू यूनाइट द कम्युनिटी। डॉक्टर हेजवर का मानना था कि जब तक हिंदू कम्युनिटी मजबूत और एकजुट नहीं होगी तब तक देश भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकता। आरएसएस का मुख्य फोकस ध्यान लोगों को जाति, कास्ट या भाषा के भेदों को भूलकर एक होकर देश के लिए काम करने की भावना जगाना है। इसे सोशल एंड कल्चरल रिजुविनेशन, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहते हैं। वर्सेस वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस एंड इम्पैक्ट। आज आरएसएस बहुत बड़ा हो गया है। विशाल संगठन, मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, स्वयंसेवक संगठनों में से एक है। इनके लाखों एक्टिव मेंबर्स हैं। नेतृत्व, लीडरशिप, आरएसएस के प्रमुख को सरसंघ चालक कहा जाता है। फाउंडर थे डॉक्टर हेजवार, पहले सरसंघ चालक। वर्तमान करंट सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत। बड़ा परिवार, संघ परिवार। आरएसएस ने कई दूसरे छोटे बड़े संगठन शुरू किए हैं जो अलग अलग फील्ड्स, क्षेत्रों में काम करते हैं। इस पूरे समूह को संघ परिवार कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के लिए एबीवीपी, वर्कर्स, मजदूरों के लिए बीएमएस, पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस तरह आरएसएस का इन्फ्लुएंस, प्रभाव भारत के लगभग हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट साफ होने चाहिए। आपने फाउंडेशन डेट, फाउंडर, हेडक्वार्टर, नेम, मीनिंग एंड पर्पस सब कुछ समझ लिया है। शाबाश। नमस्ते। आप तो बहुत ही उत्सुक और होशियार बच्चे हैं। मैं आपको हर बात ऐसे समझाऊंगा जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ और क्रिस्टल क्लियर पॉल हो जाए। हम जतींद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन कहते हैं, और उनकी युगांतर पार्टी के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसमें कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। 1. मूल पाठ का सरल हिंदी में पूरा एनालिसिस, विश्लेषण। पहले हम आपके दिए गए छोटे से पाठ को अच्छे से समझेंगे। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो बताता है 12. युगांतर पार्टी वॉज लेड बाय। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? आंसर A. जतींद्रनाथ मुखर्जी। ये सवाल UPPCS मेंस 2009 एक बड़ी सरकारी परीक्षा में आया था। इसका मतलब है कि ये फैक्ट, तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगली लाइन बताती है कि अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप, एक क्रांतिकारी समूह, हैड बिन रीऑर्गेनाइजिंग, फिर से संगठित कर रहा था, द युगांतर पार्टी अंडर द लीडरशिप, नेतृत्व में, ऑफ जतींद्रनाथ 18791915। इसका मतलब है कि युगांतर पार्टी पहले थोड़ी कमजोर हो गई थी और जतींद्रनाथ उसे फिर से ताकतवर बनाकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। उनका जीवनकाल 1879 में शुरू हुआ और 1915 में समाप्त हुआ। आखिरी और सबसे खास लाइन, ही इज ऑल्सो नोन एज बाघा जतिन। उन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। ये उनका ऑनरी टाइटल, सम्मानजनक उपाधि है। बाघा का मतलब होता है टाइगर, चीता, बाघ। 2. बाघा जतिन कौन थे? द लीडर जतींद्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी थे। क्रांतिकारी वह होते हैं जो शांति से बात करने के बजाय लड़कर या बल, फोर्स का इस्तेमाल करके आज़ादी पाना चाहते हैं। उनके नाम के पीछे की कहानी एक प्यारा सा एग्जाम्पल। बाघा जतिन को ये नाम उनकी बहादुरी, ब्रेवरी के कारण मिला। उदाहरण, कल्पना कीजिए जब वो जवान थे
करीब 27 साल के, तो उनका सामना एक रॉयल बंगाल टाइगर से हो गया। उस समय उनके पास बस एक छोटी सी छुरी डैगर थी। उन्होंने उसी छुरी से उस विशाल बाघ को मार गिराया। इस घटना के बाद हर कोई उन्हें बाघा जतिन कहकर बुलाने लगा। उनका नाम ही उनकी निडरता, फियरलेसनेस का प्रमाण बन गया। 3. युगांतर पार्टी क्या थी? द ऑर्गेनाइजेशन। युगांतर का मतलब होता है न्यू ईरा, नया युग, या ट्रांजिशन ऑफ एन इपॉक, युग परिवर्तन। यह एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संगठन था जो खास तौर पर बंगाल में सक्रिय था। स्थापना, फॉर्मेशन। इस पार्टी की शुरुआत असल में 1906 के आसपास अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष जैसे नेताओं ने की थी। जतिन का रोल, जतीन्स रोल। जब यह संगठन थोड़ा कमजोर हुआ तब बाघा जतीन ने इसे रीऑर्गेनाइज, पुनर्गठित किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान वो इसके चीफ कमांडर, मुख्य सेनापति बन गए। मकसद, ऑब्जेक्टिव, इनका एक ही मकसद था, ब्रिटिश सरकार को डराकर और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन करके भारत से भगा देना। 4. सबसे बड़ा और खतरनाक प्लान, द जर्मन प्लॉट, जर्मन षड्यंत्र। बाघा जतिन का सबसे बड़ा मिशन था, जिसे इंडो जर्मन कंस्पिरेसी, हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जर्मन प्लॉट, जर्मन योजना कहते हैं। ये उनकी मास्टरमाइंड, दिमागी क्षमता को दिखाता है। प्लान क्या था? सबसे सरल भाषा में, 1. दुश्मन का दोस्त। बाघा जतिन ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध में ब्रिटिश का दुश्मन जर्मनी है। 2. गुप्त समझौता। उन्होंने अपने एजेंट्स, गुप्तचरों को जर्मनी भेजा और एक सीक्रेट डील, गुप्त समझौता किया। 3. हथियार। समझौते के अनुसार जर्मनी ने एक जहाज पर हथियार, राइफल्स और पैसा, मनी भरकर भारत के तट कोस्ट पर भेजने का वादा किया। 4. विद्रोह, रिवोल्ट। जतिन का मास्टर प्लान ये था कि जैसे ही हथियार भारत पहुंचेंगे वो पूरे देश में अपने रेवोल्यूशनरी नेटवर्क, क्रांतिकारी जाल को एक साथ सिग्नल देंगे और एक बड़ा पैन इंडियन म्यूटिनी, अखिल भारतीय सैनिक विद्रोह शुरू कर देंगे। इससे कमजोर पड़ चुकी ब्रिटिश सरकार तुरंत गिर जाएगी। दुखद अंत, ट्रैजिक एंड। ब्रिटिश इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग को इस कंस्पिरेसी षड्यंत्र का पता चल गया। जर्मनी से आ रहे हथियारों के जहाज को पकड़ लिया गया। 1915 में ब्रिटिश पुलिस ने बाघा जतिन और उनके साथियों को ओडिशा में बूढ़ी बालम नदी के पास घेर लिया। बाघा जतिन ने सरेंडर, आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। 10 सितंबर 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका ये सैक्रिफाइस, बलिदान, भारत के लिए आज़ादी के सपने को जीवित रखने वाला एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत बन गया। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। क्या आप इन रेवोल्यूशनरी आंदोलनों के बारे में कोई और टॉपिक विषय जानना चाहेंगे? सर्टनली। यहां आपके लिए अनुशीलन समिति की पूरी और विस्तृत जानकारी सरलतम हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से दी गई है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अनुशीलन समिति की पूरी कहानी। देखिए, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तब कुछ बहादुर लोगों को लगा कि सिर्फ शांति से बात करने से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्हें लगा कि हमें लड़ना होगा। इसी सोच के साथ एक सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त समाज बनी, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन का मतलब होता है अभ्यास या मेहनत। 1. पहला सवाल और जवाब, द कोर क्वेश्चन। सबसे पहले आपका सवाल देखते हैं, अनुशीलन समिति की नींव किसने रखी? हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? जवाब, आंसर। परीक्षा में इसका जवाब अक्सर पी मित्रा यानी प्रमथनाथ मित्र माना जाता है। क्यों? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल सबसे बड़े होते हैं, वैसे ही प्रमथनाथ मित्रा कैलकाटा की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच शाखा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। उन्होंने कई छोटे छोटे ग्रुपों को एक साथ जोड़ा और उन्हें एक बड़ी ताकत दी। इसलिए उन्हें इस महान संगठन का मुख्य संस्थापक, मेन फाउंडर कहा जाता है। 2. समिति का जन्म, अलग अलग जगहों पर, मल्टीपल फाउंडिंग प्लेसेस। ये संस्था एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में शुरू हुई थी, जैसे एक ही पौधा 3 अलग गमलों में लगा हो। का मिदनापुर की शुरुआत, द फर्स्ट सीड। Original text, Anushilan Samiti was founded at Midnapur in 1902 by Gyanendra Nath Basu. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इस संस्था की सबसे पहली शुरुआत 1902 में मिदनापुर नाम की जगह पर हुई थी।
इसे शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे ज्ञानेंद्र नाथ बासु। ज्ञानेंद्र नाथ बसु ये संस्था की फर्स्ट ब्रांच, पहली शाखा थी। ख. कलकत्ता कैलकाटा की ताकतवर शाखा, द पावर हाउस. Original text at Calcutta 5 RST branch in March by Satish Chandra Basu and second branch in 1902 by Pramath Nath Mitra, Jatindra Nath Mukherjee, Bagha Jatin and Barendra Nath Ghose. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. कलकत्ता में ये आंदोलन सबसे मजबूत बना. फर्स्ट ब्रांच. सबसे पहले मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु ने एक छोटी सी शाखा शुरू की. मैं ब्रांच मुख्य शाखा. फिर उसी साल प्रमाथा नाथ मित्रा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और बारिंद्र नाथ घोष ने मिलकर एक बड़ी और प्रभावशाली शाखा बनाई. जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को लोग बाघा जतिन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब है टाइगर जतिन, क्योंकि उन्होंने अकेले ही एक बाघ से लड़ाई की थी. बरिंद्र नाथ घोष ने इस शाखा को शांति के रास्ते से हटाकर लड़ाई और रेवोल्यूशन, क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ाया. ढाका की सबसे बड़ी सेना, द लार्जेस्ट आर्मी. Original text, another Anushilan Samiti founded at Dhaka in October 1906 by Pulin Bihari Das. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. 1906 में एक और बहुत बड़ी अनुशीलन समिति की ब्रांच बनी, लेकिन इस बार ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, में इसे पुलिन बिहारी दास ने बनाया. यह संस्था इतनी बड़ी थी कि इसकी हजारों सदस्य थे और ये पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल की सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सेना बन गई. 3. सीक्रेट काम और जासूस, सीक्रेट ऑपरेशंस एंड एक्सपर्ट्स. इस समूह के पास अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत जरूरी लोग थे. क्यूबम एक्सपर्ट, द बॉम्ब एक्सपर्ट. ओरिजिनल टेक्स्ट नोट, हेमचंद्र कनुंगो वॉज असिस्टेंट एंड बॉम्ब एक्सपर्ट ऑफ कैलकाटा अनुशीलन समिति. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. ये एक बहुत जरूरी जानकारी नोट है. हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता शाखा के असिस्टेंट सहायक थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो बॉम्ब एक्सपर्ट, बम बनाने के विशेषज्ञ थे. वो पेरिस, फ्रांस तक गए थे ताकि बम बनाने की तकनीक सीख सकें. वापस आकर उन्होंने एक गुप्त जगह, सीक्रेट प्लेस पर बम बनाने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देनी शुरू की ताकि अंग्रेज अफसरों को डराया जा सके. ख. अखबार से प्रचार, द प्रोपेगेंडा मशीन. ओरिजिनल टेक्स्ट, युगांतर वीकली पेपर was published in 1906 under the leadership of बारिंद्र घोष and भूपेंद्र नाथ दत्ता. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. इस समिति का एक हथियार, वेपन अखबार भी था जिसका नाम था युगांतर. युगांतर का मतलब होता है नया जमाना या युग का अंत. ये एक वीकली पेपर, साप्ताहिक अखबार था जो 1906 में छपना शुरू हुआ. इसका मकसद था प्रोपेगेंडा, प्रचार करना. यह अखबार कहानियों और लेखों के जरिए लोगों को बताता था कि आज़ादी के लिए लड़ना कितना जरूरी है और ब्रिटिश राज कितना बुरा है. इसे बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, की लीडरशिप, नेतृत्व में चलाया गया था. 4. परीक्षा का संदर्भ, एग्जाम रेफरेंस. ओरिजिनल टेक्स्ट, UPPCS SPL प्री 2008. हिंदी में व्याख्या, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. यह बस यह बताता है कि यह सवाल UPPCS, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक बड़ी सरकारी परीक्षा जो 2008 में हुई थी, से लिया गया है. इस तरह आपके पास अनुशीलन समिति के बारे में सारी डिटेल्ड, विस्तृत और क्रिस्टल क्लियर जानकारी है. आप जान गए हैं कि पी मित्रा सबसे बड़े नेता थे, बाघा जतिन सबसे बहादुर फाइटर थे और हेमचंद्र कनुंगो उनके बॉम्ब एक्सपर्ट थे. क्या आप अब बाघा जतिन के बारे में और जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? हाँ जरूर. मैं आपको सचिंद्र नाथ सन्याल और अनुशीलन समिति की पटना शाखा, पटना ब्रांच की पूरी कहानी सरलतम हिंदी में विस्तार से समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं. पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना. देखिए, आपने पहले ही सीख लिया है कि अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिकारी संगठन थी जो भारत को आज़ाद कराने के लिए वायलेंस, हिंसा का रास्ता अपनाती थी. यह शुरू में ज्यादातर बंगाल में थी. 1. सवाल और जवाब का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर.
सवाल ये था कि 1913 में पटना, बिहार की राजधानी में इस अनुशीलन समिति की ब्रांच शाखा किसने खोली? जवाब आंसर। इसका सही जवाब है सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। परीक्षा स्रोत एग्जाम सोर्स। यह सवाल 63rd BPSC प्री 2017 में पूछा गया था, जिससे पता चलता है कि यह बिहार के इतिहास का एक बहुत जरूरी तथ्य फैक्ट है। 2. पटना क्यों जरूरी था? वाई पटना वॉज इंपॉर्टेंट? अनुशीलन समिति के नेताओं को पता था कि सिर्फ बंगाल में रहकर वे अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। उन्हें अपना जाल पूरे देश में फैलाना था। पटना का चुनाव बहुत होशियारी से किया गया था। सोचिए, पटना एक ब्रिज पुल की तरह था। ये बंगाल के क्रांतिकारियों को उत्तर भारत, जैसे कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से जोड़ता था। उदाहरण, जैसे एक बड़ी कंपनी को पूरे देश में सामान बेचने के लिए मुंबई, दिल्ली और पटना जैसे बड़े शहरों में अपने ऑफिसेज, दफ्तर खोलने पड़ते हैं, वैसे ही आज़ादी की लड़ाई को बड़ा करने के लिए पटना में एक नया बेस आधार बनाना बहुत जरूरी था। 3. संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल। द फाउंडर सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल सिर्फ एक संस्था की शाखा खोलने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक महान मास्टर ऑर्गेनाइजर, मुख्य आयोजक थे। वो एक सेतु थे। ही वॉज अ ब्रिज। वो रहने वाले तो बंगाली थे, लेकिन काम ज्यादातर वाराणसी, उत्तर प्रदेश में करते थे। इसलिए उन्हें दोनों क्षेत्रों की समझ थी और उन्होंने सफलतापूर्वक दोनों क्षेत्रों के रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को जोड़ा। नेतृत्व सौंपना, हैंडिंग ओवर लीडरशिप। पटना में शाखा स्थापित, एस्टैब्लिश्ड करने के बाद सान्याल जी ने इसे चलाने की जिम्मेदारी बैंकिम चंद्र मित्रा को सौंप दी, जो पटना के BN कॉलेज के एक छात्र थे। इससे पता चलता है कि सान्याल जी का काम नेटवर्क जाल बनाना था। 4. सान्याल जी का सबसे बड़ा योगदान, सान्याल्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। सान्याल जी का नाम सिर्फ पटना शाखा के लिए नहीं, बल्कि पूरे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा है। दिल्ली बम हमला, दिल्ली कंस्पिरेसी केस 1912, पटना में शाखा खोलने से पहले उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंकने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक प्लॉट साजिश में हिस्सा लिया था। नया संगठन HRA। जब पुरानी संस्थाएं कमजोर हुईं, तो सान्याल जी ने 1924 में एक नया मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। इसी संगठन से बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नायक जुड़े। वो उनके मेंटर, मार्गदर्शक थे। कैद की किताब द बुक फ्रॉम जेल। सान्याल जी को अंग्रेजों ने 2 बार पकड़कर सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहते थे, भेजा। जेल में रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था बंदी जीवन। यह किताब गुप्त रूप से सर्कुलेट फैलाई गई और ये नौजवानों के लिए बाइबल ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबल बन गई। मतलब इसने हजारों लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा दी। इस तरह सचिंद्रनाथ सन्याल सिर्फ पटना के ब्रांच एस्टैब्लिशर, शाखा संस्थापक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने बंगाल से लेकर पूरे उत्तर भारत तक क्रांति की मशाल जलाई। Glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. AIR News brings you a glimpse of the struggle every day. O amar desher mati tomar pore thakai matha. In today's episode, we remember revolutionary freedom fighter Sachindranath Sanyal, who was martyred on 7 February 1942. Sanyal was a founder of the Hindustan Republican Association and mentor for revolutionaries like Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. He was perhaps the only one who was sent twice to cellular jail, Kalapani in Andamans. Ganga aaye kahan se Ganga jaye kahan re. Sanyal, who was born in 1893 in Varanasi, Uttar Pradesh, was a leading figure of the Anushilan Samiti. As a youth, he was engaged in organizing revolutionary movement in the Punjab and the United Provinces. Sachindranath played a pivotal role during the Ghadar Party conspiracy. He became lieutenant of Rash Bihari Bose. Sanyal was caught and sentenced to jail in the cellular prison in Andaman and Nicobar Island. There he wrote his famous book titled Bandi Jeevan, A Life of Captivity. सुनो कैदी लोग,
इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचा क्यों बनाया? इधर से कोई भागने नहीं सकता, समझा? सब तरफ 1000 मील तक सिर्फ पानी है, और तुम हमको देखता है, हम इधर का खुदा है, डेविड बैरी। He was released in 1920 in consequence of the royal amnesty. After his release, Sanyal continued to promote revolutionary organization on a wider basis through literature and leaflets. He was in close touch with Pratul Ganguly, Jogesh Chandra Chatterjee, Trilokya Chakraborty, Narendra Nath Sen, and Prabodh Chandra Das Gupta among the prominent Bengal revolutionists, as well as with others from all parts of India. He was a member of the executive committee of the Nadia District Congress Committee and combined his activities in this field with his revolutionary work. He was actively involved in smuggling arms and ammunition into India from the Far East with Rash Bihari Bose and M.N. Roy. Following the end of non-cooperation movement, Sanyal and Ram Prasad Bismil and other revolutionaries founded the Hindustan Republican Association in October of 1924. He was the author of the HRA manifesto titled The Revolutionary that was circulated in North Indian cities on the 31st of December 1924. In 1925, he was convicted and sentenced to 2 years of rigorous imprisonment for circulating a seditious leaflet entitled The Revolutionary in the District of Bankura. Later, he was implicated in the Kakuri conspiracy case, Lucknow, and sentenced to transportation for life in April 1927. He was released in 1937, but was arrested again in 1941 for conspiring with the Japanese against the British government during the Second World War. He died on the 7th of February 1942 while under internment. We salute the great martyr.